सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 मुद्रा और साख के जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड वाले प्रश्न हैं वो सब कवर करेंगे एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज। एनसीईआरटी की बुक में पर पेज आपके जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो वेरी शॉर्ट हों, वन वर्ड वाले हों, एमसीक्यूज हों, जितने भी टॉपिक बन रहे हैं हम उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। देखिए लेसन है मुद्रा और साख। सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट है, मुद्रा का इस्तेमाल। मुद्रा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे कि हम अपनी प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या था। देखिए जब तक मुद्रा का चलन नहीं हुआ था, लोग कैसे वस्तुएं खरीदते थे। अगर किसी के पास अनाज है, उसे जूते चाहिए और जूते वाले को भी अनाज चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हैं और तभी वस्तु बिकती थी। तो ये आपका दूसरा वेरी शॉर्ट आ गया कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग है। दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रा क्यों आवश्यक है। देखिए ये आपका तीसरा वेरी शॉर्ट है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को ख़त्म कर देती। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी चीज़ खरीद के उसके बदले में आपको दूसरी चीज़ दे। तो मुद्रा का प्रयोग बताएं। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाले आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म करती है। अगला देखिए वेरी शॉर्ट, मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय क्या होता है, आप एक चीज़ देकर दूसरी ले सकते हैं। अब देखिए मुद्रा से क्या, आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको बिस्किट चाहिए, बाज़ार से बिस्किट खरीद के ला सकते हैं। तो ये क्या मध्यस्थ का काम करती है कि आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता। चलिए अब हम देख लेते हैं मुद्रा के रूप। देखिए जो आरंभिक काल था उसमें इस तरह से पत्थर के कुछ सिक्के बनाए जाते थे। ये लगभग 2500 साल पुराने हैं ये सिक्के। देखिए उसके बाद इस तरह के धातु के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ गुप्तकालीन में। फिर उसके बाद देखिए तुगलक समय जब आया तो इस तरह के नक्काशी वाले सिक्के प्रयोग में आने लगे। जब अकबर आए तो उन्होंने सोने के सिक्के इशू करवाए। ये सोने का सिक्का है। और वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि धातु के सिक्के चलन में हैं। इसके अलावा ये नोट चलन में है। ठीक है जी। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, ये आपका एमसीक्यू है। देखिए केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी करती है। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंकों में हम अपना धन जमा रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम मांग जमा कहते हैं, क्योंकि जब हम बैंक में स्लिप भर के अपने खाते से पैसे निकलवाते हैं तो उसी समय बैंक को हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए मांग जमा कहते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे देखते हैं, चेक किसे कहते हैं। ये एक आपका इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट प्रश्न है। चेक एक ऐसा कागज है जो
बैंक किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नाम लिखे दूसरे व्यक्ति को रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ये चेक का उदाहरण है। देखिए, ये इस तरह से चेक का प्रारूप होता है। देखिए, जिस बैंक का है, यहाँ बैंक का नाम होता है, आपको अमाउंट भरनी होती है और जिसके नाम देना चाहते हैं वो नाम, डेट और आपके साइन। ये चेक का प्रारूप है और आपको यहाँ अकाउंट पे ही ज़रूर लिखना चाहिए 2 लाइन लगाकर। ये आपका खाता नंबर इसमें प्रिंटेड होता है। ये चेक नंबर और ये बैंक का कोड होते हैं। ठीक है जी। तो चेक क्या है? देखिए, एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से जिस व्यक्ति का उस पर नाम लिखा है उससे भुगतान करने का आदेश देता है। ये आपका वेरी शॉर्ट हो गया और इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए, अगला जो आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि बैंक अपने पास कितने प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं? तो आपका आंसर है 15% नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक की आय का स्रोत क्या है? ये आपका वेरी शॉर्ट है। देखिए, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर। देखिए, अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको 12% से ऊपर किसी भी रेट पर मिलता है, 12 से लेकर 24% तक। जब आप अपना धन जमा करवाते हैं सेविंग खाते में तो आपको 4% ब्याज मिलता है। तो देखिए, 12 और 4 के बीच का जो अंतर है 8%, ये बैंक की आय का साधन है। ये एक एग्जाम्पल आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। ऋण किसे कहते हैं? ये आपका वेरी शॉर्ट है। देखिए, ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवा मुहैया करवाने के बदले भविष्य में उससे भुगतान लेने का वायदा करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऋण। मतलब एक सहमति है कि हाँ, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ तो उसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। ऋण की शर्तें क्या होती है? ये आपका अगला वेरी शॉर्ट है। ब्याज दर निश्चित होती है, आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तब आपको ऋण मिलता है। देखिए, आवास ऋण क्या होता है? जब आप मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए ऋण लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आवास ऋण। चलिए आगे चलते हैं। सहकारी समितियों से ऋण क्या होता है? देखिए, गांव में सहकारी समितियां बनी हुई होती हैं जो क्या करती हैं? सस्ते दर पर ऋण देती हैं किसानों को, बुनकरों को या मजदूरों को। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, ऋण के स्रोत क्या हैं? 2, औपचारिक और अनौपचारिक। ये आप नोट कर लीजिए। ऋण के 2 स्रोत हैं, सबसे पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक में कौन सा आता है? बैंक, सहकारी समितियां। अनौपचारिक में कौन सा आता है? साहूकार, व्यापारी, मालिक या दोस्त, वो सब आ गए। तो ये आपके 5 प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिए, ऋण के स्रोत 2 वर्गों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कौन सा है? जो आपको सरकारी माध्यम से मिल रहा है। अनौपचारिक जो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से ले रहे हैं, वो अनौपचारिक है और उसके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। चलिए, ये आपको एक पाई डायग्राम में बताया भी गया है कि भारत में बैंकों से जो लोन लेते हैं वो है 25%, सहकारी समितियों से जो लेते हैं वो है 25%, जो साहूकारों से लेते हैं वो है 33%, जो दोस्तों से लेते हैं वो है 8%,
और जो अन्य अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं वो है 2%। उसके अलावा जो जमींदारों से लेते हैं वो है 1%, और अन्य औपचारिक स्रोतों से 5%। ये आपको टोटल दिखा दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो सहकारी क्षेत्र से जो ऋण लेते हैं वो कितने प्रतिशत है, तो आपका 25, सहकारी समितियों से 25%, बैंकों से 25%, साहूकार से 33%। औपचारिक स्रोतों से ग्रामीण परिवारों को कितनी प्रतिशत जरूरतें पूरी होती हैं? आपका आंसर है 50%। ये आपको एक डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है। शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था? जो अनौपचारिक है वो है ब्लू कलर में, जो औपचारिक है वो है पिंक में। तो अब देखिए, जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ 15% है जिन्होंने बैंकों से लिया, और 85% ने साहूकारों से या बिजनेसमैन से लिया। ऐसे जिनकी कम आय थी उन्होंने 47% बैंकों से और 53% अन्य स्रोतों से। इसी तरह जो समृद्ध, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो 72%, और जो बहुत ही अमीर हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे, वो 90% अपना काम बैंकों से लोन लेकर करते हैं। देखिए कितना अंतर है, एक गरीब आदमी को लोन मिलना कितना मुश्किल है और अमीर आदमियों को कितना आसान है। इसी से ही आपको पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं स्व सहायता समूह। देखिए गांव में या शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं छोटे छोटे स्व सहायता समूह संगठित। इसमें 15 या 20 लोग मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं, जो अपनी बचत इकट्ठी करते हैं और फिर उसे जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसे दे देते हैं कर्ज के रूप में। ये स्व सहायता समूह है। एक और छोटा सा उदाहरण है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। इसकी शुरुआत देखिए 1970 से हुई थी, और 2018 में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 9 लाख लोग इसके सदस्य हैं। और कितने गांवों में फैला हुआ है? 81,600 गांवों में ये फैला हुआ है बैंक। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।